नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लाए हैं भारत की जनगणना। कल मैंने आपको कराया था उत्तर प्रदेश की जनगणना और आज भारत की जनगणना के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं और आने वाली परीक्षाओं में आपके सवाल बन सकते हैं। 2011 की जनगणना हुई थी लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कोरोना पीरियड था, इसलिए 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। तो 2011 से आपको सवाल मिल सकते हैं, जैसा आपकी यूपी पुलिस की और आपका आरओ व अन्य परीक्षाएं आपके सामने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जनगणना का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। तो भारत में पहली जनगणना का साक्ष्य आपका मौर्यकाल अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है और ये मौर्य काल से मिलता है। और विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी और भारत में जो ब्रिटिश भारत था उसमें सबसे पहली जो जनगणना स्टार्ट हुई आपकी 1872 में स्टार्ट हुई और नियमित रूप से हर वर्ष 10 साल के अंतराल से जो आपकी जनगणना स्टार्ट हुई वो आपकी 1881 से आरंभ हुई। तो मैंने यहां लिखा भी है कि भारत में जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थात मौर्य काल में या मौर्य काल से मिलता है। फिर मैंने लिखा है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख 1749 ईस्वी में स्वीडन देश द्वारा कराई गई। तो विश्व में सबसे पहले जो जनगणना कराई गई थी आपकी कहां कराई गई? ये स्वीडन देश द्वारा कराई गई। कब कराई गई? 1749 ईस्वी में। फिर मैंने यहां पर लिखा है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न कराई गई थी, लेकिन हर 10 वर्ष के अंतराल से जो जनगणना आरंभ हुई वो किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से आरंभ हुई। मैंने यहां लिखा है कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना को आरंभ कराया गया और अब तक जो भारत की जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी 11वीं, ये आपकी 7वीं जनगणना थी। मैंने यहां लिखा है कि 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और ये जनगणना सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ये जो जनगणना 2011 की सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। और वेरी मोस्ट सवाल है जो आपका कई परीक्षाओं में यहां से बना है और यहां से भी आपका सवाल ये पूछा गया है। और फिर हम देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यहां से भी आपका सवाल ये बना है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत मोस्ट सवाल है। और हम देखते हैं 2011 की जनगणना का जो नारा था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आगे देखता हूं, बताता हूं। 2021 को जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2021 को एक महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 2021 में महामारी का दौर रहा है, जिससे जनसंख्या में बहुत कमी आई और सबसे कम जनसंख्या दर, वृद्धि दर सबसे कम रही, अर्थात -0.31% वृद्धि दर्ज की गई। तो मैंने यहां लिखा है 2021 को जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। मैंने यहां लिखा -0.31, क्योंकि इस समय जो है ना अनेक बीमारियां फैली हुई थी जिस कारण जनसंख्या में कमी आई और इसलिए जो है इसे एक महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। लेकिन 1961 से 1971 के बीच का जो समय रहा है इसमें जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसमें जो जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, मैंने यहां लिखा है 1961-1971 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई और ये कितनी? प्लस के 24.80% है। और फिर मैं देखता हूं आगे
कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो मैंने यहां लिखा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया आदि देश आते हैं। तो भारत का कौन सा स्थान है? इसमें दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आपका वेरी मोस्ट सवाल है, ये भी यहाँ वेरी मोस्ट है, यहाँ भी आपका बहुत अच्छा सवाल है जो परीक्षा में आपका आने वाले समय में, जैसा आपका यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाएं, छोटी परीक्षाएं हैं, वहां सवाल आपको मिलेगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? 7वें स्थान पर भारत का स्थान आता है। अब हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य। तो पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर आपका कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो मैंने यहाँ लिखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा है। तो यहां से आपका अगर सवाल बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर वो पहला नहीं देता तो आपका दूसरे स्थान पर कौन आएगा? मध्य प्रदेश। यदि वो दूसरा भी नहीं देता तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? आपका महाराष्ट्र आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो चौथे स्थान पर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जो आपका कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। और अगर हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कच्छ का रण, जो कहां पर आ रहा है? गुजरात में। मैंने यहां लिखा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण गुजरात में है तथा सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी का है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि यदि 2011 के हम आंकड़े देखें तो 2011 के अनुसार नगरीय प्रतिशतता हमारा 31.2%, 10 के प्रतिशत वृद्धि दर जो थी हमारी 17.7, वार्षिक वृद्धि दर की गई 1.64 और हमारा लिंगानुपात रहा 943/1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943। और हम देखते हैं साक्षरता दर, अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं 73% और कहीं कहीं 74% भी आपकी लिखी हुई मिल जाती है। जनसंख्या घनत्व अर्थात जनघनत्व अगर हम देखते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम देखते हैं इनमें ये बात ध्यान रखना आपका, चाहे ये याद करना है ना करना, लेकिन लिंगानुपात, साक्षरता दर और जनसंख्या घनत्व वेरी मोस्ट है आपकी परीक्षा के हिसाब से, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और फिर हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कुल पूरे भारत का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, महाराष्ट्र में 9.28 और बिहार में 8.60% जो है आपकी बिहार में निवास करती है। लेकिन अगर हम देखें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो आपका सिक्किम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। मैंने यहाँ लिख दिया है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। यदि अगर पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश नहीं दिया हुआ तो आपका महाराष्ट्र मिल जाएगा, और महाराष्ट्र भी नहीं मिलता तो तीसरे नंबर पर आपका बिहार मिल जाएगा, और ये सबसे कम तो सिक्किम ही है। अगर किसी हिसाब से भी अगर एक पॉइंट छोड़ता है तो आपको दूसरा पॉइंट आपके लिए आपके क्वेश्चन को तैयार कर देगा। ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ध्यान रखना इस बात का। फिर हम देखते हैं यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है दिल्ली में, और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है आपकी लक्षद्वीप में।
सबसे कम निवास करती है लक्षद्वीप में, सबसे अधिक करती है दिल्ली में। और अगर यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो हमने बताया आपको कि भारत के पूरे भारत का लिंगानुपात 943/1000 है। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो लिंगानुपात लिंगानुपात के हिसाब से 3 सबसे बड़े राज्य इसमें कौन से हैं? आपका केरल है 1084/1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है 996/1000 है, और फिर मणिपुर 992/1000 है। अगर हम न्यूनतम की दृष्टि से बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हरियाणा है। कौन सा है? आपका हरियाणा है। यहाँ आपको 877 या 879 लिखा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं /1000। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात जो पाया जाता है वो पौंडीचेरी में पाया जाता है 1037/1000, और सबसे कम जो पाया जाता है आपका 618 दमनदीप का पाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम देखते हैं, अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका केरल है और इसकी साक्षरता 94% है। और दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम है, इसकी 91% है। और त्रिपुरा है, फिर 88% है। लेकिन यदि हम सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो आपका कौन सा है? बिहार। कौन सा है आपका? बिहार। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? आपकी बिहार की है। तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप ये नीचे के 2 तैयार ना कर सकते तो पहला और दूसरा जरूर तैयार कर लेना, चाहे तीसरा आप तैयार करना ये मत करना। और सबसे कम वाला ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर सवाल आता है या तो सबसे अधिक वाला पूछा जाएगा कि 2 राज्य आप ध्यान रख लेना स्टार्टिंग के, और सबसे कम वाला आपको ध्यान रखना है। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो आपकी लक्षद्वीप की है 91.8%। और सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करें तो दादर नगर हवेली की है। अगर हम दादर नगर हवेली की है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व अर्थात जनघनत्व अर्थात प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति आते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका वो बिहार का है। किसका है? बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका किसका है? वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हम न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का है और सबसे कम किसका है? वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसे बिहार को और पश्चिम बंगाल को और न्यूनतम, ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ आपको बताए हैं वे सभी ये पॉइंट आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं बता रहा हूँ जहाँ से सवाल हमारे नहीं आते। जो सवाल अधिकतर बनते हैं मैं वही समझा रहा हूँ, बाकी मैं सब कुछ डिलीट मार रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ। अगर हम देखें तो ये हमने आपको 2011 की जनगणना के बारे में डिस्कस करा। लेकिन अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो आपकी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या अगर देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। लेकिन अंटार्कटिका की अगर बात करा जाए तो अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है और सबसे अधिक जनसंख्या किस में निवास करती है? आपका एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? एशिया में है। एशिया में है। दूसरे सर्वाधिक एशिया में है और सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। यदि अगर हम देखें कि भारत में सबसे, अगर यदि हम देखें कि भारत में सबसे अधिक
अनुसूचित जनजाति, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जाति आपकी मध्य प्रदेश में निवास करती है। और अगर हम एससी जनजाति मतलब एससी जाति की बात करें तो एससी जनजाति सबसे अधिक आपकी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सबसे अधिक जो एससी जनजाति अर्थात अनुसूचित जाति जो निवास करती है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति निवास करती है वो आपकी पंजाब में। परसेंटेज की अगर बात करें तो सबसे अधिक एससी जनजाति आपकी पंजाब में निवास करती है। तो ये मैंने आपको एससी जनजाति और एसटी जनजाति के बारे में बताया। लेकिन अगर नगरीय प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, नगरीय प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे नगरीकृत आपका राज्य है वो गोवा। नगरीकृत राज्य कौन सा है? नगरीकृत राज्य आपका गोवा है, आपका फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके सभी जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं और जो परीक्षाओं में आने वाले एग्जाम में आपके सवाल बन सकते हैं वे सभी डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।